Chapters 277 Vigilance and Endurance, 278 What Naivety, 279 Attacking Just Like That, 280 Sword Shadow Gu, 2 chapters in 1. Chapter Start, Chapter 277, Vigilance and Endurance. Purple Thorn टोकन एक अजीब सपने जैसी रोशनी छोड़ रहा था। क्लार्क उस टोकन को घूरता रहा, उसका चेहरा सुस्त था जैसे उसके पास कहने के लिए लफ्ज ही नहीं बचे थे। थोड़ी देर बाद वो होश में आया और इज्जत से बोला, मोहतरम मेहमान, प्लीज माफ कर दीजिए मेरी गुस्ताखी को। बस 1 मिनट वेट कीजिए, मेन शॉपकीपर को बुलाकर लाता हूं। शॉपकीपर एक आधे उम्र का सफेद मोटा आदमी था, जो ये सुनकर कि एक पर्पल थॉर्न टोकन होल्डर आया है, हड़बड़ाते हुए दौड़कर आया। उसने आते हाई फैंग युआन के सामने झुककर सलाम किया, हुजूर, आपके आने से हमारी छोटी सी दुकान रोशन हो गई। फैंग युआन ने अपने चुने हुए पत्थरों की तरफ इशारा किया और आहिस्ता से कहा, मैंने कुछ पत्थर चुने हैं, इन्हें काटने की जहमत तुम लोगों को करनी होगी। शॉपकीपर ने जब उन पत्थरों को देखा तो वो हैरान रह गया, ये सारे लो ग्रेड कैसे हो सकते हैं? उसने गुस्से से क्लर्क को देखा, पर्पल थॉर्न टोकन वाले बड़े लोग होते हैं, बड़े क्लाइंट, और तुमने उन्हें ये पत्थर चुनने दिए? क्लार्क बेचैनी से साइड में खड़ा था, उसके गले में अल्फाज अटक गए थे। शॉपकीपर ने फैंग युआन की तरफ सर झुकाया, हुजूर, आपको रॉक डाइसेक्टिंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर्पल थॉर्न टोकन होल्डर्स के लिए रॉक गैम्बलिंग जोन में रॉक डाइसेक्टिंग फ्री है। इन पत्थरों पर डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद टोटल 650 प्राइमेवल स्टोन्स हुए हैं। मुझे रॉक गैम्बलिंग के रूल्स पता हैं, पहले पेमेंट, फिर रॉक डाइसेक्टिंग। फैंग युआन ने सर हिलाया और अपने प्राइमेवल एल्डर गू से प्राइमेवल स्टोन्स निकाल कर दिए। शॉपकीपर ने फुर्ती से प्राइमेवल स्टोन्स लिए और क्लर्क की तरफ मुड़ा, जाओ और ग्रेट मास्टर डुअन, मास्टर हुवैंग, मास्टर जैन, मास्टर चाओ और मास्टर मा को जल्दी यहां बुलाओ। फिर वो फैंग युआन की तरफ मुड़ा, हुजूर, रॉक डाइसेक्शन काउंटर अंदर है, चलिए वहां इंतजार करते हैं। रॉक डाइसेक्टिंग के 5 ओल्ड मास्टर्स रॉक गैम्बलिंग ए के पीछे एक छोटे से आंगन में आराम कर रहे थे। उनके लेवल पर वो नॉर्मल गैम्बलिंग रॉक्स को काटने की परवाह नहीं करते थे। नॉर्मल रॉक्स काटने की जिम्मेदारी उनके शागिर्दों या कुछ यंगू मास्टर्स की थी। क्लार्क दौड़ता हुआ आंगन तक गया और अपने आने का मकसद बताया। ओ, हम 5 को बुलाया है? 5 ओल्ड मास्टर्स की ईढ़ चमक उठी, कहीं किसी ने वो कुछ सुपर ग्रेट गैम्बलिंग रॉक्स तो नहीं खरीद लिए? ओल्ड मास्टर्स के हाथ खुजलाने लगे। क्लार्क ने सर हिलाया, नहीं, सिर्फ कुछ लो ग्रेट गैम्बलिंग रॉक्स हैं। ओल्ड मास्टर्स के चेहरे पर नाखुशी छा गई। ग्रेट मास्टर डुअन ने ठंडी सांस भरी। अंस लो ग्रेट गैम्बलिंग रॉक्स कटवाना उनकी शान के खिलाफ एक बेइज्जती थी। लेकिन क्लर्क ने फौरन कहा, वो आदमी बहुत बड़े स्टेटस का है और उनके पास पर्पल थॉर्न टोकन है। इसीलिए शॉपकीपर ने खास तौर पर मुझे आप 5 मास्टर्स को बुलाने के लिए कहा। क्या, पर्पल थॉर्न टोकन? तुम्हें यकीन है? शान क्लैन हजारों सालों से है, लेकिन उसने आज तक गिनती के कुछ 100 पर्पल थॉर्न टोकन्स हाई बांटे हैं। और अब एक पर्पल थॉर्न टोकन वाला शख्स यहां आया है। जल्दी चलो, देख क्या रहे हो? 5 गु मास्टर्स जल्दबाजी में आंगन से बाहर निकले और प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए। वर्क प्लेटफॉर्म पर यंग रॉक डाइसेक्टिंग मास्टर्स थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने जल्दी से सलाम किया। ओल्ड मास्टर्स ने हाथ हिलाकर इन जूनियर्स को प्लेटफॉर्म से नीचे उतार दिया। यह सीन जल्दी ही आसपास के लोगों का ध्यान खींचने लगा और जल्दी बहुत सी निगाहें यहां टिकी हुई थी। लोगों की क्यूरियोसिटी जाग उठी और वो धीमी आवाज में बातें करने लगे। यहां क्या हो रहा है? 5 मास्टर्स एक साथ आए हैं, ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। कहीं किसी ने सुपर ग्रेट गैम्बलिंग रॉक्स की पूरी KHEP तो नहीं खरीद ली? फैंग युआन शॉपकीपर के साथ भीड़ में रॉक डाइसेक्शन काउंटर के सामने खड़ा था, लेकिन वो आगे नहीं गया और लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए दूर से ही देखता रहा। लेकिन 5 ओल्ड मास्टर्स होशियार दिए और उन्होंने शॉपकीपर को एक नौजवान के पीछे अटेंडेंट की तरह चलते हुए देख लिया। अब वो फैंग युआन की आइडेंटिटी कैसे नहीं पहचानते? लेकिन फैंग युआन दूर से ही देखता रहा और प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं बढ़ा। 5 ओल्ड मास्टर्स ने सोचा, लगता है ये यंग मास्टर शो ऑफ नहीं करना चाहता। ये नॉर्मल भी था। बहुत से लोग रॉक डाइसेक्टिंग से पहले ऐसा हाई बिहेव करते थे क्योंकि अगर वो गैम्बल हार जाते तो उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। मुझे ये काम ठीक से करना होगा और इस मोहतरम मेहमान पर एक गहरा इंप्रेशन छोड़ना होगा, किसी बड़े आदमी से कनेक्शन बनाना अच्छा रहेगा। 5 ओल्ड मास्टर्स अपने मन में प्लानिंग कर रहे थे और ये सोचते ही उनके हाथ काम करने के लिए बेताब हो रहे थे। फैंग युआन के चुने हुए पत्थर क्लर्क ने डिलीवर किए। देखने वाले अपनी ईंट पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे जब उन्होंने इन पत्थरों को देखा। क्या, ये तो सिर्फ कुछ लो ग्रेड रॉक्स हैं?
मैं गलत तो नहीं देख रहा? एनवाई से पत्थर। ओल्ड मास्टर्स से लो ग्रेड गैम्बलिंग रॉक्स कटवाना, ये तो उनकी बेइज्जती है। लेकिन जिस चीज ने उन्हें और भी ज्यादा हैरान कर दिया और उनकी इल्म बड़ी हो गई, वो अगला सीन था। पांचों ओल्ड मास्टर्स ने इन गैम्बलिंग रॉक्स को पकड़ा और उन्हें बड़े ध्यान से स्टोन प्लेटफॉर्म पर रखा। उनके एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस थे जब वो ये कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने अपने गू वॉर्म्स को बुलाया और रॉक्स को डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। पांचों में से ज्यादातर ओल्ड मास्टर्स रैंक 2 पीक स्टेज पर थे, जबकि ग्रेट मास्टर डुअन अकेले रैंक 3 में थे। एक पाल के लिए अलग अलग गू वॉर्म्स के निकलने से भीड़ हैरान रह गई। आखिर चल क्या रहा है? कहीं इन रॉक्स के पीछे कोई लंबी कहानी तो नहीं और ये उतने सिंपल नहीं है जितने दिख रहे हैं? मैंने पांचों मास्टर्स को इतना कॉशियस और सीरियस कभी नहीं देखा। प्लेटफॉर्म पर गू वॉर्म्स इधर उधर उड़ रहे थे जब पांचों ओल्ड मास्टर्स अपने अपने यूनिक मेथड्स दिखा रहे थे। ग्रेट मास्टर डुअन, जिनका कल्टीवेशन सबसे ज्यादा था, उन्हें रॉक गैम्बलिंग में रॉक डाइसेक्टिंग का बड़ा एक्सपर्ट माना जाता था। उनकी स्पेशलिटी एसिड से रॉक्स डाइसेक्ट करना थी। उन्होंने एक बड़ा सा बाउल निकला और फिर एक स्नैक गू बुलाया जिसने बाउल में एसिडिक लिक्विड उगल दिया। फिर उन्होंने ध्यान से एक गैम्बलिंग रॉक को एसिड में डाला। एसिड में लगातार बबल्स बन रहे थे और फूट रहे थे। थोड़ी देर बाद अपने हाथों पर रोशनी की एक लेयर चढ़ाकर उन्होंने गैम्बलिंग रॉक को बाहर निकला जो आधा हो चुका था। फिर उन्होंने उसे एक दूसरे टाइप के एसिड में डाल दिया। मास्टर जान ने मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके रॉक्स को डाइसेक्ट किया। उनकी हथेलियां एक दूसरे के सामने थी और गैम्बलिंग रॉक उनके बीच में था। गैम्बलिंग रॉक हवा में तैर रहा था और मैग्नेटिज्म की पावर से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लगातार खींचे जा रहे थे। बाकी मास्टर्स में से एक ने एक फ्रॉग गू बुलाया जो अपनी जीभ से गैम्बलिंग रॉक को चाट रहा था। दूसरे ने आग से रॉक को रोस्ट किया और एक और ने एक छोटे से व्हर्लविंड को कंट्रोल करके गैम्बलिंग रॉक को काटा। यंग रॉक डाइसेक्टिंग गू मास्टर्स का ग्रुप ओल्ड मास्टर्स के पीछे हैरान नजरों से देख रहा था। कुछ लो ग्रेड गैम्बलिंग रॉक्स के लिए इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ये तो बिल्कुल एक मुर्गी को काटने के लिए बैल काटने वाला चाकू इस्तेमाल करने जैसा था। कहीं ओल्ड मास्टर्स के ऐसा करने के पीछे कोई छिपी हुई वजह तो नहीं? नहीं, मुझे ठीक से ऑब्जर्व करना होगा। लेकिन रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। डाइसेक्शन के बाद इन लो ग्रेड गैम्बलिंग रॉक्स में कुछ भी इंप्रेसिव नहीं निकला। या तो वो अंदर से सॉलिड पत्थर थे या खोखले, एक भी मारा हुआ गू तक नहीं था। व्हाट थे? मुझे लगा यहां कुछ स्पेशल हो रहा है। तो ये सब ऑर्डिनरी लो ग्रेड रॉक्स थे। यह ओल्ड मास्टर्स इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? फालतू में मेरा टाइम वेस्ट किया। आसपास के लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए और वहां से निकल गए। शॉपकीपर का चेहरा ये बातें सुनकर सफेद पड़ गया। पहले वो बहुत खुश होता अगर गैम्बलर्स को उनके चुने हुए रॉक्स से कोई गू वर्म नहीं मिलता, लेकिन अब उसका मन कर रहा था कि वो खुद कुछ गू वॉर्म्स रॉक्स के अंदर भर दे। पर्पल थॉर्न टोकन होल्डर्स को आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता था। उसने ध्यान से फैंग युआन को देखा, उस तसल्ली देने के लिए कुछ कहने की सोच रहा था। लेकिन फैंग युआन मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अब रुकता हूं। मैं फिर कभी आऊंगा। शॉपकीपर और क्लर्क ने इज्जत से फैंग युआन को दरवाजे तक छोड़ा। वो तो उस सड़क तक छोड़ने की सोच रहे थे, लेकिन फैंग युआन ने उन्हें रोक दिया। जब फैंग युआन सड़क पर भीड़ में गुम हो गया, तब जाकर शॉपकीपर ने अपनी झुकी हुई कमर सीधी की। वो क्लर्क की तरफ मुड़ा और उसके सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, उस एक मोहतरम मेहमान को नजरअंदाज करने के लिए डांटते हुए। क्लर्क दर्द से अपना सर सहलाने लगा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। फैंग युआन का आज यहां आने का मकसद सिर्फ जांच पड़ताल करना था। ए फ्लैट जब उस अपना टारगेट मिल गया था, उसका आज का काम पूरा हो गया था। लेकिन वो सीधे स्टेलर स्टोन को नहीं ले जा सकता था, उस घुमाकर ही काम करना पड़ेगा। फैंग युआन को इस गू को पाने के लिए स्टेलर स्टोन को डाइसेक्ट करना था, लेकिन उसके पास इसे खुद डाइसेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। खास रॉक डाइसेक्टिंग गू वॉर्म्स का एक सेट जमा करना बहुत वेस्ट ऑफ टाइम होता, इसलिए यूज रॉक गैम्बलिंग ये कि ओल्ड गू मास्टर्स से हाई काम करवाना पड़ेगा। अगर ओल्ड गू मास्टर्स ने सबके सामने इस रॉक को डाइसेक्ट किया तो हंगामा हो जाएगा। और उनसे पर्पल थॉर्न टोकन का इस्तेमाल करके चुपके से रॉक डाइसेक्ट करवाना भी ठीक नहीं था और इससे सिर्फ शक पैदा होता। अगर फैंग युआन को शुरू में हाई एक लेजेंडरी गू वर्म मिल गया, तो इसका मतलब होगा कि उसकी किस्मत हद से ज्यादा अच्छी है। फैंग युआन को शांग क्लैन के असर पर कोई शक नहीं था। उसके बारे में हाल ही में हुई इन्वेस्टिगेशन से शांग यानफी को शायद पता चल गया होगा कि फैंग युआन ने जिया क्लैन के कारवा में रॉक गैम्बलिंग में मडस्किन टोड जीता था। पहले गैम्बल में मडस्किन टोड जीतना और अगले में एक लेजेंडरी गू, शांग यानफी जैसा स्मार्ट आदमी जरूर सस्पिशियस हो जाएगा।
रॉक गैम्बलिंग में प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा थे। अगर शांग यानफी को शक हो गया कि फैंग युआन के पास ये चेक करने का कोई तरीका है कि रॉक्स में गू वॉर्म्स हैं या नहीं, तो वो जरूर ललचाएगा और शायद कोई एक्शन भी ले। फैंग युआन के पास ऐसा कोई मेथड नहीं था, लेकिन चाहे जो भी हो, उसके पास कुछ गू वॉर्म्स ऐसे थे जिन्हें वो कभी एक्सपोज नहीं कर सकता था, खासकर स्प्रिंग ऑटम सकाडा और शांग लियांग माउंटेन पर। शांग यानफेई असली खतरा नहीं था। असली खतरा रैंक 6 गू मास्टर्स थे। लगभग सभी ओवरलॉर्ड लेवल फोर्सेस के पीछे रैंक 6 गू मास्टर्स होते थे। जब एक गू मास्टर रैंक 6 तक पहुंच जाता, वो गहरी सक्लूजन में चला जाता और बहुत कम बाहर निकलता। एक सक्लूजन दर्जनों साल तक चल सकती थी। ये इसलिए था क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ लगातार बदलती रहती थी और उनके पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती थी। लेकिन अगर स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक्सपोज हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यह रैंक 6 गू मास्टर्स जरूर उसके पीछे पड़ जाएंगे। जल्दबाजी में बड़े काम बिगड़ जाते हैं। फैंग युआन फितरत से हाई कॉशियस था। वो ऐसी छोटी छोटी जगहों पर इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकता था? वो हर उस रिस्क को खत्म कर देगा जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा को एक्सपोज कर सकता था, भले ही इसका मतलब यह हो कि स्टेलर स्टोन के डिस्कवर होने का रिस्क था। अपनी पिछली लाइफ की यादों के मुताबिक अस लेजेंडरी गू के डिस्कवर होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर थी। लेकिन अगर वो डिस्कवर हो भी जाता, फैंग युआन ने उसके लिए भी प्लान बना रखा था और ये अपने ऊपर शक लाने और स्प्रिंग ऑटम सकाडा के एक्सपोज होने के रिस्क से बेहतर था। अब मैं कुछ दिनों तक रॉक गैम्बलिंग जोन में घूमूंगा और कुछ गैम्बलिंग रॉक्स खरीदूंगा ताकि लोगों पर एक इंप्रेशन बने। फैंग युआन नानक्यू गार्डन वापस जाते हुए आगे की प्लानिंग करता रहा। बाइनिंग बिंग फंग यू मैनर से वापस आ चुकी थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसने आइस क्रिस्टल गू निकला और फैंग युआन को दे दिया। फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ओरा का इस्तेमाल करके यूस रिफाइन किया और फिर उस बाइनिंग बिंग को वापस दे दिया। बाइनिंग बिंग उसकी कल्टीवेशन में मदद करेगी और वो बाइनिंग बिंग को गू रिफाइन करने में मदद करेगा। ये उनके पॉइजन वाव की शर्तों में से एक था। बाइनिंग बिंग ने आइस क्रिस्टल गू लिया और यूज रिफाइन करने के लिए एक सीक्रेट रूम में चली गई। फैंग युआन भी एक दूसरे सीक्रेट रूम में गया और एक गू रिफाइन करने लगा। उस गू का नाम था ईटिंग वंस वर्ड्स। चैप्टर 278 व्हाट नाइविटी। सीक्रेट रूम में सितारों की रोशनी चमक रही थी। फैंग युआन अपनी चटाई पर पालथी मारे बैठा था और अपना गू रिफाइन करने लगा। बाइनिंग बिंग से अलग होने के बाद वो फिर से दुकान गया और ईटिंग वंस वर्ड्स गू को रिफाइन करने के लिए जरूरी सामान खरीद लाया। ऑफ कोर्स, अपनी सीक्रेट रेसिपी को एक्सपोज होने से बचाने और अपने असली इरादों को छुपाने के लिए उसने कुछ बेकार मटेरियल्स भी खरीदे। उसने सोचा और एक गू को बुलाया। ये गू एक बॉल की तरह गोल था, मुट्ठी के साइज का और ऑरेंज रंग का था। उसकी सतह झुर्रीदार और मोटी थी, जिसे छूने पर अजीब सा फील होता था। ये एक रैंक 1 स्मेली फाट गू था। इसका एक ही काम था, बदबू फैलाना, और इसमें कोई अटैकिंग पावर नहीं थी। लेकिन भले हाई इस गू का अकेले कोई खास इस्तेमाल ना हो, ये एक बहुत कॉमन रिफाइनमेंट मटेरियल था। फैंग युआन ने लाइट सिल्वर प्राइमीवल एसेंस इंजेक्ट किया, जिससे स्मेली फाट गू का शरीर फूल गया और हवा में तैरने लगा। साथ ही उसने अपने सामने रखे एक मटके को खोला। फौरन एक सादी हुई बदबू कमरे में फैल गई। इस मटके में सड़ती हुई दलदल की कीचड़ थी, काली और चिपचिपी। ये कीचड़ भी एक बहुत कॉमन रिफाइनमेंट मटेरियल था। राइस बैग, जाओ, फैंग युआन ने सोचा और एक बीज उसके अपचे से बाहर निकला। बीज को कीचड़ में बो दिया गया और जैसे जैसे उसका प्राइमीवल सी लेवल कम हुआ, सड़े हुए कीचड़ से गहरी हरी बेलें निकलने लगी। बेलें मटके से बाहर निकलकर बढ़ने लगी। लगभग 60 सेंटीमीटर के बाद अन पर पत्ते उगने लगे। ये पत्ते बल्टी के शेप के थे। शुरू में ये छोटे थे, लेकिन जल्दी ही एक काटोरे के साइज के हो गए। फैंग युआन ने इन बाल्टियों के ऊपर से पत्ता छीला, जिसके अंदर सफेद SWA डिश चावल के दाने थे। लेकिन फैंग युआन ने उन्हें निकला नहीं, बल्कि चावल के दानों को सड़ती हुई कीचड़ में डाल दिया। फिर उसने स्मेली फाट गू को नीचे किया और मल्टीटास्किंग करते हुए राइस बैग ग्रास और स्मेली फाट गू को एक साथ एक्टिवेट किया। स्मेली फाट गू ऑरेंज रोशनी में चमका, जबकि राइस बैग ग्रास ने हरी रोशनी छोड़ी। आखिरकार दोनों एक दूसरे में मिल गए। फ्यूजन की रोशनी धीमी हो गई जब वो मटके के अंदर चली गई। मटका तेजी से हिला और फिर रुक गया जब एक नया गू उसमें से बाहर निकला, पीला भूरा रंग का, जैसे कीचड़ का एक गोला। इसमें से गोबर जैसी हल्की बदबू आ रही थी। ये डेफिकेट गू था। ये देखने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये लोगों को दस्त लगा सकता था। बहुत से डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल बीमारियों को ठीक करने और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए करते थे। ये गू बहुत कीमती था।
फैंग युआन हमेशा की तरह शांत था। गू हर तरह के आकार और साइज में आते थे। वो पूरे और पवित्र हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस हो सकता था, या पोएटिक और रहस्यमय स्प्रिंग ऑटम सकाडा, या फिर बुरा और अजीब ब्लड स्कल गू। बिना शक डेफिकेट गू या स्मेली फार्ट गू जैसे देखने, सूंघने और छूने में घिनौने गू भी एग्जिस्ट करते थे। रैंक 2 डेफिकेट गू को रिफाइन करना पहला स्टेप था। नेक्स्ट, फैंग युआन ने बिग स्ट्रेंथ गू निकला, जो उसने दुकान से ही खरीदा था। ये एक गू मास्टर की ताकत को 50 सांस तक बढ़ा सकता था। फैंग युआन ने बिग स्ट्रेंथ गू और डेफिकेट गू को फ्यूज किया और सक्सेसफुली बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू रिफाइन कर लिया। हालांकि बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू रैंक 3 का था, इसका मकसद डेफिकेट गू जैसा ही था, देखने में भी वैसा ही था, लेकिन इसका असर 3 गुना ज्यादा था। ये गू अपने रैंक 2 काउंटरपार्ट से बहुत कम पॉपुलर था। गू वॉर्म्स हमेशा बेहतर नहीं होते जब उनका रैंक बढ़ता है। रैंक 3 गू वॉर्म्स अपने नीचे के काउंटरपार्ट से ज्यादा फूड कंज्यूम करते थे। भले हाई बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू ज्यादा इफेक्टिव था, वही असर डेफिकेट गू को कई बार इस्तेमाल करके भी हासिल किया जा सकता था। गलत डायग्नोसिस के भी केसेस द जहां बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू का गलत इस्तेमाल किया गया और एक आदमी की हद से ज्यादा दस्त से मौत हो गई। बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू हासिल करना दूसरा स्टेप था। नेक्स्ट, फैंग युआन ने लायन रॉ गू निकला। ये गू एक शेर के सर जैसा दिखता था और एक बार इस्तेमाल करने पर यह एक पत्थर की चक्की के साइज का एक शेर के सर का इमेज बुलाता था और शक्तिशाली शेर की दहाड़ छोड़ता था। इसका इस्तेमाल अक्सर सिग्नल भेजने या जंगली जानवरों को डराने के लिए किया जाता था। बैटल में अगर अहीक से इस्तेमाल किया जाए तो यह अपोजिंग गू मास्टर का कंसंट्रेशन तोड़ सकता था। फैंग युआन ने लायन रो गू और बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू दोनों का इस्तेमाल किया। इसके नतीजे में हवा में एक अजीब सीन दिखा। एक शेर के सर के इमेज ने अपना मुंह खोला और बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू को खाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका एक तिहाई हिस्सा खाने के बाद लायन रो गू और नहीं खा पाया और इमेज टूटने के कागार पर था। इस पर फैंग युआन ने सोचा और एक पेपर क्रेन गू बुलाया, जो उसने दुकान से ही खरीदा था। ये गू हल्का नीला, गहरा हरा, गुलाबी और कई दूसरे रंगों में था। इसका इस्तेमाल खास तौर पर खत भेजने के लिए किया जाता था। हल्का नीला पेपर क्रेन लायन रॉ गू की तरफ उड़ा और शेर के इमेज ने यूज निगल लिया। एक साथ 3 काम करना। अगर बाहर वाले ये देखते तो वो हैरानी से चिल्ला उठते। आम गू मास्टर्स के लिए एक साथ 2 काम करना भी इंप्रेसिव होता, लेकिन 3 बहुत कम कर सकते थे। ये एक गू मास्टर के रिफाइनमेंट में एक्सट्रीम टैलेंट का प्रदर्शन था। बहुत से आम गू मास्टर्स को मल्टीटास्क करने के लिए गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। फैंग युआन ने लायन रो गू, बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू और पेपर क्रेन गू को सिर्फ अपने दिमाग से इस्तेमाल किया, लेकिन उसके लिए ये टैलेंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस का नतीजा था। कोई भी स्किल प्रैक्टिस से सुधार सकती है। फैंग युआन ने 500 साल बिताए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हासिल किया और सैकड़ों साल तक ट्रेन किया। एक बार में एक काम करने से ये 2 फिर 3 तक बढ़ा, कभी कभी तो वो एक साथ 4 काम भी कर सकता था। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा के लिए यूज एक असिस्टेंस गू वर्म की जरूरत पड़ती। जब शेर के सर के इमेज ने पेपर क्रेन गू को निगल लिया तो वो अब कमजोर नहीं पड़ा बल्कि ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। फैंग युआन ने यूज बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू को खाने के लिए कहा। एक और 1/3 के बाद वही चीज हुई जब शेर के सर का इमेज फिर से कमजोर पड़ने लगा। फैंग युआन ने बिना घबराए शांति से दूसरा गहरे हरे रंग का पेपर क्रेन गू बुलाया। पहले की तरह जब शेर के सर के इमेज ने पूरा बिग स्ट्रेंथ डेफिकेट गू निगल लिया तो वो फिर से अनस्टेबल होने लगा। फैंग युआन ने फिर तीसरा गुलाबी पेपर क्रेन गू इस्तेमाल किया। यूज निगलने के बाद शेर के सर का इमेज अचानक आधे से ज्यादा छोटा हो गया और उसका सफेद शरीर हल्का नीला, गहरा हरा और गुलाबी रंग में चमकने लगा। साथ ही शेर का इमेज जपने लगा, गोबर खाओ, गोबर खाओ। आवाज कमरे में गूंज रही थी जिससे फैंग युआन के कान सुन हो गए। यूज आवाज लीक होने का डर नहीं था क्योंकि यह एक स्पेशल सीक्रेट रूम था जिसमें रिइंफोर्स्ड दीवार थी जो किसी भी आवाज को अलग कर देती थी। उसने मन ही मन जश्न मनाया, ये गू आखिरकार बन गया। ये था ईटिंग वंस वर्ड्स गू। लेकिन ये ईटिंग वंस वर्ड्स गू सिर्फ 10 सांस तक एग्जिस्ट कर सकता था, उसके बाद ये खुद ही नाश्त हो जाता। फैंग युआन ने टाइम वेस्ट करने की हिम्मत नहीं की और ईटिंग वंस वर्ड्स गू को अपने पास बुलाया। जैसे ही हल्का नीला, गहरा हरा और गुलाबी रंग की रोशनी यूएस पर पड़ी, फैंग युआन के शरीर से हल्का बैंगनी धुआं निकलने लगा। गोबर खाओ, गोबर खाओ। धुआं शेर की दहाड़ के साथ कांपने और हिलने लगा। 2 सांस के वक्त में धुआं डू पॉइजन वाओ गू के इमेजेस में इकट्ठा हो गया। फैंग युआन ने सोचा
और शेर के सर के इमेज ने अपना मुंह खोला और उस निगल लिया। जैसे ही वो चबाने लगा, पॉइजन वागू ने गुस्से में चीख मारी, लेकिन जल्दी ही वो रुक गई। शेर के सर के इमेज ने अपना मुंह फिर से खोला और दूसरे पॉइजन वागू को निगल लिया। जैसे ही वो चबाने लगा, पॉइजन वागू पूरी तरह से खत्म हो गया। फैंग युआन पर बैंगनी धुआं का एक निशान भी नहीं बचा। कुछ सांस बाद शेर के सर का इमेज हवा में 3 रंग की बारिश में फट गया। रोशनी नीचे बरसने लगी, जिससे पूरा सीक्रेट रूम शानदार तरीके से चमकने लगा। फैंग युआन रोशनी की बूंदों के बीच खड़ा था, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। पॉइजन वागू, ही, हा, मुझे पॉइजन वागू से बांधने की कोशिश करना कितना बचपना है। लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। उसकी पिछली लाइफ में यह ईटिंग वंस वर्ड्स गू 200 साल बाद ही सामने आया था। यह वेस्ट डेजर्ट के एक कबीले के सरदार से शुरू हुआ था और दुनिया भर में फैलने में कुछ और दशक लग गए। 10 साल बाद किसी ने आखिरकार ब्लैक एंड व्हाइट पेपर गू का आविष्कार किया, जो पॉइजन वागू की जगह ले सकता था। यूज ईटिंग वंस वर्ड्स गू से तोड़ा नहीं जा सकता था। ईटिंग वंस वर्ड्स गू ने अपना असर खो दिया, लेकिन कुछ 100 साल बाद डिस्टॉर्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट गू सामने आया, जो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर गू की शक्ति को नाकाम कर सकता था। पॉइजन वागू, ईटिंग वंस वर्ड्स गू, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर गू, डिस्टॉर्टिंग ब्लैक एंड व्हाइट गू, ये सिर्फ अग्रीमेंट्स और उन्हें तोड़ने के बीच के संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा था। ये संघर्ष समय की शुरुआत से चल रहा है और भविष्य में भी जारी रहेगा। फैंग युआन के पास 500 साल का एक्सपीरियंस था। ये ऐसा था जैसे वो दुनिया से 500 साल आगे था। पॉइजन वागू को नाकाम करना मुश्किल नहीं था। जब बंदिशें हट गईं, फैंग युआन ने आराम महसूस किया। सबसे इंपॉर्टेंट, उसने सिर्फ अपनी तरफ का वो हटाया था, इसलिए शांग याजी और बाई निंग बिंग अभी भी पॉइजन वागू की बंदिशों में थे। इस तरह फैंग युआन को इन दोनों लोगों पर पूरा एडवांटेज हासिल था। शांग याजी छोटी सोच का आदमी है। मैंने यूस इस तरह से लूटा है, वो जरूर बदला लेगा, लेकिन मैंने उसके लिए पहले से हाई प्लान बना रखा है। मेन यूस थोड़ी देर खेलने दूंगा। रही बात बाइनिंग बिंग की, अब जब तुम मेरी मुट्ठी में हो, मेन शॉर्ट रन में तुम्हारा अच्छा इस्तेमाल करूंगा। अभी झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। इन कुछ दिनों में अपने आधे प्राइमेवल स्टोन्स देने के बाद और बहुत सारे गू खरीदने के बाद मैंने 10,000 से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर दिए हैं। दावत, नानक्यू गार्डन का रेंट, गैम्बलिंग के खर्चे और गू वॉर्म्स के फूड को मिलाकर मेरे पास सिर्फ 420,000 बचे हैं। अगर किसी को बड़ी चिंताएं ना हो तो वो छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता करते हैं। ये सोचते हुए फैंग युआन की भावें सिकुड़ गईं। वो गू वॉर्म्स का एक सेट असेंबल करना चाहता था। अभी वो अमीर लग सकता था, लेकिन ये काफी नहीं था। रैंक 1 गू वॉर्म्स लगभग 500 प्राइमेवल स्टोन्स के होते थे। रैंक 2 500 से 1000 तक, रैंक 3 1000 से 10,000 तक, रैंक 4 के लिए ये 10,000 से 1 लाख तक जाता था। रैंक 5 के लिए ये 1 लाख से 10 लाख तक जा सकता था। रैंक 6 गू कभी बेचा नहीं गया था। ये कीमतें सिर्फ आम गू के लिए थी। लिकरवर्म जैसे कुछ रेयर गू की कीमत रैंक 2 गू के बराबर थी, भले ही वो रैंक 1 थे। रेलक गू और भी महंगा था। ग्रीन कॉपर रेलक गू 2000, रेड स्टील रेलक गू 8000, व्हाइट सिल्वर रेलक गू 50,000 और येलो गोल्ड रेलक गू लगभग 3 लाख के करीब था। फैंग युआन के पास अभी 420,000 वोडू येलो गोल्ड रेलक गू भी नहीं खरीद सकता था। रेलक गू नेचुरल गू उन्हें गू मास्टर्स रिफाइन नहीं कर सकते थे। कई मामलों में पैसे से भी उन्हें खरीदा नहीं जा सकता था। मैं यहां 2-3 साल रहना चाहता हूं, 420,000 एक साल भी नहीं चलेंगे। गू मास्टर्स कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेस पर डिपेंड करते हैं। रैंक जितना ऊंचा, खर्चा उतना ज्यादा। आगे मुझे गैम्बलिंग डे पर भी बहुत खर्च करना है। मुझे पैसे कमाने का कोई अच्छा तरीका ढूंढना होगा। शैंग क्लैन सिटी में बहुत भीड़ थी और कंपटीशन सख्त था, लेकिन हर जगह चांसेस थे। जब तक आपके पास एबिलिटी है, पैसे कमाना आसान था, लेकिन बिना एबिलिटी के आप एलिमिनेट हो जाओगे। ये प्रकृति का एक और कानून था जो कठोर कंपटीशन से भरा था। फैंग युआन ने अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंसेस और इस लाइफ की समझ को मिलाकर पहले से हाई प्राइमेवल स्टोन्स कमाने का एक आइडिया बना लिया था। वो था बैटल स्टेज। चैप्टर 279, अटैकिंग जस्ट लाइक दैट। वे यांग परेशान था। पिछले कुछ दिनों से उसका सर दर्द कर रहा था। शान यान फेई फैंग और बाई को रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन वे यांग की कोशिशों के बाद भी दोनों ने उनमें शामिल होने का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। ये नॉर्मल था। वो यंगस्टर्स थे, जोश से भरे हुए और अपनी जिंदगी के पीक पर,
बड़े बड़े सपने लिए हुए और किसी के नीचे नहीं रहना चाहते थे। हमेशा सोचते थे कि इस दुनिया में सक्सेस की चाबी मेहनत है। नासमझ, बहुत ही नासमझ। वे यांग समझ सकता था, वो भी अपनी जवानी में इस दौर से गुजरा था। इसलिए उसने सीधे फैंग और बाई को रिक्रूट नहीं किया। अगर वो साफ साफ बोल देता और उस इनकार मिल जाता तो सिचुएशन को संभालने का कोई रास्ता नहीं बचता। वे यांग एक चालाक लोमड़ी था। उसने पहले से ही एक प्लान बना लिया था कि वो इन दोनों को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाएगा। उसने कोई साजिश या घटिया चीज नहीं सोची थी। टैलेंट्स को रिक्रूट करने जैसी चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मर्जी थी। अगर उन्हें फोर्स किया जाता तो पूरा रिजल्ट खराब हो जाता। खासकर जब वे यांग ने इन दोनों से कुछ दिन इंटरैक्ट किया था, वो जानता था कि वो झुकने वालों में से नहीं हैं। इसलिए वे यांग ने धीरे धीरे अन पर असर डालने का फैसला किया, एक सही तरीके से जीत हासिल करने के लिए। इसके लिए यूज पूरा कॉन्फिडेंस था। एक गू मास्टर की कल्टीवेशन किस चीज पर डिपेंड करती है? रिसोर्सेज। राइचस गू मास्टर्स के लिए आसान है, लेकिन डिमोनिक गू मास्टर्स के लिए ही। वे यांग कभी एक डिमोनिक गू मास्टर था, बैटल स्टेज से अपना रास्ता बनाकर बाहर निकला था। वो एक डिमोनिक गू मास्टर होने की मुश्किलें जानता था। गू मास्टर की कल्टीवेशन प्राइमीवल स्टोन्स, गू वॉर्म्स और उन्हें खिलाने के लिए फूड से दूर नहीं हो सकती। कल्टीवेशन जितनी ऊंची, उनकी जरूरत उतनी ही बड़ी। शुरू में गू मास्टर्स अपनी एबिलिटीज से ये जरूरत पूरी कर सकते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता कि जरूरी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन और भी इंटेंस हो गया। कभी कभी तो वो अपने लिए फूड भी नहीं जुटा पाते थे। जब वे यांग रैंक 1 था, उसने बैटल स्टेज में कदम रखा। रैंक 1 से 2, फिर 3 तक वो जितना स्ट्रांग होता गया उतना ही कमजोर महसूस करने लगा। एक स्कॉलर की तरह वो जितना ज्यादा सीखता उतना ही अनजान महसूस करता। वे यांग जितना स्ट्रांग हुआ उतना हाई यूज अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। एक इंसान अकेला बहुत कमजोर है, सिर्फ दूसरों पर डिपेंड करके और एक क्लैन पर डिपेंड करके बेहतर जी सकता है। जब उस ये एहसास हुआ, उसने शान यानफी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो खुद इससे गुजरा था। जब फैंग और बाई को एहसास होगा कि वो अकेले कितने कमजोर हैं, शान क्लैन का रिक्रूटमेंट पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेन फैंग झिंग को गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता। इससे उसकी जवानी और मेहनत बर्बाद हो जाएगी और उसका इतना बड़ा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। वे यांग के नजरिए से फैंग युआन का स्ट्रेंथ पाथ चुनना एक बहुत बड़ी गलती थी। जवानी का जोश और नसमझी। स्ट्रेंथ पाथ। शैंग क्लैन बैटल स्टेज से अनडिमोनिक गू मास्टर्स में से जो बाहर निकल पाए, कौन सा स्ट्रेंथ पर डोमिनेट करता था? एक भी नहीं। स्ट्रेंथ पाथ नीचे के लोगों के लिए है। ये एक गू मास्टर को सक्सेस हासिल करने में मदद नहीं कर सकता। स्ट्रेंथ पाथ पर डिपेंड करके जिंदगी में बड़ा बनने की सोचना, कोई चांस नहीं। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। इन दिनों वे यांग ने फैंग युआन से कई बार बात की और उस सलाह दी, लेकिन हर बार यूज इनकार मिला क्योंकि फैंग युआन अपने इरादे पर अटल रहा। वे यांग को पता चल गया कि फैंग युआन कितना जिद्दी हो सकता है। कई बार फेल होने के बाद उसने वापस जाकर ध्यान से सोचा और आखिरकार सलाह देने का एक नया तरीका सोचा। आज वो फिर से आया। ब्रदर वे, आप मुझे बैटल स्टेज में एंटर करने और बैटल्स में पार्टिसिपेट करने की सलाह दे रहे हैं? फैंग युआन ने एक कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिखाया। हाँ, मैंने बैटल स्टेज पर डिपेंड करके स्टेप बाय स्टेप कल्टिवेट किया। मैं जरूर अपना अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वे यांग ने एक सच्ची निगाह से देखा। नेक्स्ट, उसने 3 उंगलियां उठाई। बैटल स्टेज में एंटर करने से तुम्हें 3 फायदे मिल सकते हैं। पहला, तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। हर बैटल में जिसमें तुम पार्टिसिपेट करते हो, जब तक तुम जीतोगे तुम्हें प्राइमीवल स्टोन्स मिलेंगे। तुम्हें जितने ज्यादा व्यूअर मिलेंगे उतने हाई ज्यादा प्राइमीवल स्टोन्स तुम कमाओगे। दूसरा, तुम गू वॉर्म्स हासिल कर सकते हो। बैटल स्टेज में एक रूल है, जीतने वाला हारने वाले से एक गू चुन कर ले सकता है। तीसरा, बैटल स्टेज में एंटर करने से तुम्हारी बैटल टैक्टिक्स ट्रेन होंगी। साथ ही ये तुम्हारे गू वॉर्म्स की स्ट्रेंथ और कोऑपरेटिवनेस को भी परखता है। ये तुम्हें जरूरी एडजस्टमेंट्स करने में मदद करेगा। फैंग युआन ने वे यांग की आखिरी लाइन सुनी और अपने मन में समझ गया। इन दिनों वे यांग ने यूज स्ट्रेंथ पाथ छोड़ने और दूसरा पथ अपनाने की सलाह दी थी। फेल होने के बाद उसने एक इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करने का फैसला किया। बैटल स्टेज का इस्तेमाल करके फैंग युआन को स्ट्रेंथ पथ की कमजोरी का एहसास दिलाना, उस छोड़ने पर मजबूर करना। स्ट्रेंथ पाथ की कल्टीवेशन एक लंबी और गहरी एनालिसिस के बाद डिसाइड की गई थी। इसके मेरे फ्यूचर के लिए बड़े फायदे हैं,
मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? लेकिन बैटल स्टेज भी मेरे प्लान्स का हिस्सा है। ये सोचते हुए फैंग युआन ने सर हिलाया, वे यांग से सहमत होते हुए। वे यांग खुश हो गया, जब तुमने मेरे साथ लड़ा था, तुमने सिर्फ बैटल स्टेज का इस्तेमाल किया था। शैंग क्लैन के बैटल स्टेज का एक बेहतरीन सिस्टम है। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए साइन अप करना होगा। मेरे साथ आओ। इस तरह दोनों फिफ्थ इनर सिटी के बैटल जोन में आ गए। यह थर्ड इनर सिटी से कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी। लोग इधर उधर घूम रहे थे, हर तरह की आवाजें फैंग युआन के कानों में आ रही थी, और एक इंटेंस एटमॉस्फेयर ने यूएस पर हमला किया। तुमने सुना? ली हाओ फिर से जीत गया। ये उसकी 13वीं लगातार जीत है। जल्द ही वो फोर्थ इनर सिटी तक पहुंच जाएगा। उसके पास रैंक 3 कल्टिवेशन है। ये तो पक्का है कि वो फोर्थ इनर सिटी में एंटर करेगा। तुमने वांग डाहे और मा दक्वान की बैटल देखी? कितनी एक्साइटिंग थी। वांग डाहे मा दक्वान से हार गया, अपना सबसे इंपॉर्टेंट रेन ड्रॉप गू खो दिया, वो लगभग बेकार हो गया है। चाओ डा जोंग और जैंग एनआईयू की बैटल शुरू होने वाली है, चलो देखते हैं। ये दोनों हाई स्ट्रेंथ पाथ से हैं, देखने में कुछ खास नहीं है। हम कियाओ डा और कियाओरा के मैच को देखने चलते हैं, भाइयों के बीच की लड़ाई। वे यांग ने जानबूझकर भेस बदला हुआ था। वो फैंग युआन को रास्ता दिखाते हुए बोला, तुम्हें फिफ्थ इनर सिटी में 30 नेट विक्ट्रीज चाहिए होंगी फोर्थ इनर सिटी में आगे बढ़ने के लिए। वहां तुम्हें 80 नेट विक्ट्रीज चाहिए होंगी थर्ड इनर सिटी में आगे बढ़ने के लिए। नेट विक्ट्री से मेरा क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 10 बैटल्स जीते और 2 हारे, तो तुम्हारी 8 नेट विक्ट्रीज होंगी। बैटल स्टेज 3 लेवल्स में बनता हुआ है, फिफ्थ इनर सिटी में लो लेवल, फोर्थ इनर सिटी में मिडिल लेवल और थर्ड इनर सिटी में हाई लेवल। लिटिल ब्रदर, तुम बैटल स्टेज में नए हो, तुम्हारी जीत और हार दोनों 0 हैं। रूल्स के मुताबिक तुम्हें फिफ्थ इनर सिटी से शुरू करना होगा। अभी परेशान मत हो, जैसा मैं देख रहा हूं, तुम्हें जल्दी हाई मिडिल लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। रही बात हाई लेवल की, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन वो भी काफी जल्दी हो जाना चाहिए। 1 या 2 साल में हो जाएगा। वे यांग ने फैंग युआन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उसने फैंग युआन के बैटल टैलेंट को माना था, लेकिन स्ट्रेंथ पथ सिर्फ मिडिल और लोअर लेवल्स पर डोमिनेट करता था। एक बार जब वो हाई लेवल बैटल स्टेज पर पहुंच जाता, जहां एक्सपर्ट्स घूमते द स्ट्रेंथ पाथ की कमजोरी धीरे धीरे दिखने लगती, दूसरे पाथ से बहुत ज्यादा दब जाती। वे यांग के नेतृत्व में दोनों एक बड़े से हॉल में आए। हॉल में बहुत सारे गू मास्टर्स बैटल्स रिक्वेस्ट कर रहे द या बैटल डिटेल्स चेक कर रहे थे। कुछ यहां पार्टिसिपेट करने आए थे, कुछ बैटल्स देखने, और कुछ यहां अपना बेटिंग बिजनेस सेटअप करने आए थे। वे यांग ने उनके साथ भीड़ नहीं की, बल्कि एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक टांग गलियारा था और 2 गू मास्टर्स उसकी रक्षा कर रहे थे। एक गू मास्टर आगे आया, वे यांग और फैंग युआन से कहते हुए, ये एक स्पेशल रिसेप्शन है, अनऑथराइज्ड लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। वे यांग ने अपना क्लैन एल्डर टोकन दिखाया और दोनों ने जल्दी से हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया। टनल पार करने के बाद ये एक और हॉल था, जिसमें 4 रिसेप्शन टेबल्स थे। 3 टेबल्स पर पहले से हाई गेस्ट्स थे। ये जगह ग्रैंड हॉल से कहीं ज्यादा शांत थी। फैंग युआन ने गू यू फैंगजेंग के नाम से साइन अप किया। 500 प्राइमीवल स्टोन्स पे करने के बाद यूज एक विन इन्फॉर्मेशन गू मिला। ये गू एक लंबी बेल जैसा था, जिसमें कई बड़े गहरे हरे पत्ते थे। ये एक रैंक 1 गू था, जिसमें फैंग युआन की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। ये गू फैंग युआन ने खरीदा नहीं था, बल्कि शांग क्लैन सिटी ने यूज रेंट पर दिया था। फैंग युआन इसको खिलाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वो अंदर की इन्फॉर्मेशन को बदल नहीं सकता था, सिर्फ शांग क्लैन हाई कर सकता था। ऑफ कोर्स, रैंक 1 वाइन इन्फॉर्मेशन गू को हैक करना मुश्किल नहीं था, लेकिन शांग क्लैन के पास इन्फॉर्मेशन की एक बैकअप कॉपी थी, और सबकी निगाहों में झूठी इन्फॉर्मेशन वाले मामले बहुत कम होते थे। बैटल स्टेज में ज्यादा रूल्स नहीं हैं, बहुत आज़ादी है। अगर तुम लड़ना चाहते हो, यहां आकर साइन अप करो, शांग क्लैन तुम्हें एक ओपोनेंट असाइन करेगा। वो तुमसे स्ट्रांग या वीक हो सकते हैं, लेकिन तुम अपने पसंद का ओपोनेंट भी चुन सकते हो, हालांकि उन्हें एग्री करना होगा। महीने में एक बार एक आदमी को दूसरे को चैलेंज करने का एक मौका मिलता है, जिसे वो इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा बैटल स्टेज में बैटल्स की संख्या पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है। एक आदमी दिन में सिर्फ एक चैलेंज इशू कर सकता है। हर 10 दिन में तुम्हें कम से कम एक बैटल में पार्टिसिपेट करना होगा, वरना हम तुम्हारी एक जीत हटा देंगे। अगर तुम्हारी टोटल हार 5 तक पहुंच जाती है, तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन रिवोक कर दी जाएगी।
अगर तुम फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें फिर से साइन अप करना होगा। ए फ्लैट, क्या तुम इंटरेस्टेड हो और इसे ट्री करना चाहते हो? वे यांग मुस्कुराया। फैंग युआन ने सर हिलाया। यह स्पेशल रिसेप्शन था, रिसेप्शनिस्ट की एफिशिएंसी हाई थी। फैंग युआन को जल्दी हाई एक ओपोनेंट असाइन कर दिया गया। टाइम है 1:30 PM, लोकेशन है नंबर 5 बैटल स्टेज, टरेन ग्रासलैंड है। बैटल शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। वे यांग फैंग युआन को नंबर 5 बैटल स्टेज ले गया। उसका ओपोनेंट पहले से ही अंदर इंतजार कर रहा था। वो एक नौजवान था, लंबा और पतला, आम शक्ल सूरत, और उसने एक हरी शर्ट पहनी हुई थी। फैंग युआन को स्टेज में एंटर करते देख उसकी ईड़ में खुशी चमक उठी। फैंग युआन को देखकर वो बस एक नौजवान था, उसकी कल्टीवेशन कितनी ऊंची हो सकती थी। अपने आप को देखा, उसने हाल ही में रैंक 2 मिडिल स्टेज तक एडवांस किया था। ये उसकी क्लोज्ड कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद पहली बैटल थी। ये एक अच्छा साइन था। फैंग युआन फील्ड में एंटर हुआ। नंबर 5 बैटल स्टेज एक मिडिल स्टेज बैटलफील्ड था। उनके पहले के फ्लैगस्टोन स्टेज से दोगुना बड़ा था। बैटलफील्ड GHAS से ढका हुआ था। फैंग युआन ने अपने बूट से जमीन पर कदम रखा, नीचे की नर्म मिट्टी महसूस करते हुए। वहां सिर्फ 2 से 3 लोग देख रहे थे, जिसमें भेस बदले हुए वे यांग भी शामिल था। बैटल्स देखने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे। फैंग युआन कोई खास नहीं था। उसका ओपोनेंट टैंग किंग थोड़ा फेमस था, लेकिन उसकी क्लोज्ड कल्टीवेशन के बाद जो थोड़ा बहुत अटेंशन यूज पहले मिला था, वो पूरी तरह से गायब हो गया। क्लैंग, घंटियां जोर से बजी, बैटल शुरू होने का इशारा करते हुए। मेरा नाम टैंग किंग है। नौजवान एक जेंटलमैन था, उसने फैंग युआन की तरफ हाथ जोड़े। जंपिंग ग्रास, फैंग युआन ने सोचा, जोर से कदम रखा और आगे बढ़ा। ये क्या बदतमीजी है, ऐसे अटैक? टैंग किंग CHAUE का गया। उस उम्मीद नहीं थी कि ये नौजवान इतना बेशरम होगा, पब्लिक में स्नीक अटैक करेगा। उसने फॉर्मेलिटीज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। चैप्टर 280, स्वॉर्ड शैडो गू, 2 चैप्टर्स इन 1, कहते ही कहते फैंग युआन बिजली की तरह आगे बढ़ा, टैंग किंग पर झपटा। फ्यू, एक तेज हवा चली। टैंग किंग को अपने सामने सिर्फ अंधेरा दिखा, और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, फैंग युआन का मुक्का उसकी छाती पर पड़ा। फौरन टैंग किंग को एक तेज दर्द महसूस हुआ, लगभग वो वहीं बेहोश हो जाता। उसके कानों में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जबकि उसकी नजर घूम गई। वो फैंग युआन के फ्रंटल असॉल्ट से हवा में उड़ गया था। जब वो जमीन पर गिरा, उसका सर घूम रहा था। उसने घास देखी, फिर बैटल स्टेज की रेलिंग्स, फिर उसका चेहरा मिट्टी में रगड़ा। जैसे ही वो पलट रहा था, घास रगड़ से उखाड़ गई, जिससे काली मिट्टी दिखने लगी। उसका शरीर घास और मिट्टी से ढक गया था। घास के रस, मिट्टी और ताजे खून की महक मिलकर उसकी नाक में घुस गई। वो जमीन पर पड़ा था, हैरान। इतनी देर तक लुढ़कने के बाद उस अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन ये एहसास उसकी छाती पर हो रहे तेज दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। उसने अपना सर नीचे करके अपनी छाती को देखा और ठंडी हवा अंदर खींची। देखा तो उसकी छाती का बान हिस्सा 2 इंच अंदर धंस गया था। उसकी स्किन फट गई थी और मांस दिख रहा था। उसकी पले रिब केज दिख रही थी, टूटी हुई। ताजे खून की एक धार फाउंटेन की तरह बह रही थी। फैंग युआन की ताकत बहुत ज्यादा थी, और उसने अचानक अटैक भी किया, जिससे टैंग किंग को गंभीर चोट आई। टैंग किंग की ईड़ फटी की फटी रह गई। शॉक के बाद उसके दिल से ज्वालामुखी की तरह नफरत फूट पड़ी। ये बदमाश, बेशरम, उसने मुझ पर सरप्राइज अटैक किया। मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई। मैं न्यूज मार डालना चाहता हूं। मैं न्यूज टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। मारो। ठीक उसी पाल टैंग किंग ने फैंग युआन की दहाड़ सुनी। फैंग युआन ने कुछ कदम उठाए और टैंग किंग के सामने पहुंच गया। उसने अपना पैर उठाया और टैंग किंग के पैरों के बीच के हिस्से पर जोर से मारा। टैंग किंग को अपनी नजर धुंधली महसूस हुई और उसने ईड़ सिकोड़ी। फैंग युआन ने कैनोपी गू एक्टिवेट किया और उसका शरीर एक सफेद आर्मर से ढक गया। टैंग किंग का दिल कांप उठा। एक रैंक 3 गू मास्टर। फैंग युआन ने पहले ब्रेथ कंसीलमेंट गू का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब जब उसने अटैक किया, वो अपनी रैंक 3 ऑरा को और नहीं छुपा सकता था। सच्चाई ने सीधे टैंग किंग की रूह को आसमान से परे भेजे दिया। इतना यंग रैंक 3 गू मास्टर? उसने अनजाने में अपना डिफेंस गू एक्टिवेट किया, जबकि एक हरी हवा का झोंका उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगा। फैंग युआन ने इस किक में बहुत सारी एनर्जी स्टोर की थी। ये टैंग किंग के नीचे के हिस्से को पेस्ट बना देने वाला था, लेकिन हवा की वजह से इम्पैक्ट काफी कम हो गया। टैंग किंग ने अपना मुंह खोला
उसका चेहरा बिगड़ गया जब वो दर्द से चिल्लाया। एक डिफेंसिव गू के बावजूद जो नुकसान यूज हुआ वो बिजली गिरने जैसा था। उसका शरीर अपने आप उछल गया जब वो जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथों से अपनी पैंट को बचते हुए। फैंग युआन की एड में ठंडी रोशनी चमकी, उसका बाएं हाथ मुक्के में बदल गया और उसने पंच किया। उसने इस पंच के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ताकत हवा को चीर कर निकल गई। बम! सफेद रोशनी से ढाका एक मुक्का टैंग किंग के चेहरे पर जोर से पड़ा। टैंग किंग की चीखें रुक गईं जब वो तेजी से पीछे गिरा, उसका सर जमीन से टकराया। हरकत नहीं, सांस नहीं। एक फेटल ब्लो। उसकी पूरी नाक उसके चेहरे में धंस गई थी। उसकी आंख बाहर निकल आई जबकि आधे से ज्यादा आईबॉल सॉकेट से बाहर थे और उसकी खोपड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी। खून धीरे धीरे बहने लगा, मिट्टी और घास को लाल करते हुए। फैंग युआन सीधा खड़ा हुआ और लाश को नीचे देखा, जबकि सीन वही जम गया। कुछ सांस के बाद आसपास से चीखें उठने लगी। मर गया। किसी को मारकर मार डाला गया। तीन गू मास्टर्स जो देख रहे थे, उनकी जबान अटक गई। यहां तक कि वे यांग ने भी एक अजीब एक्सप्रेशन दिखाया। हालांकि बैटल स्टेज में बहुत सारी बैटल्स होती थी, मौत कम होती थी। पहला, बैटल स्टेज सरेंडर करने की इजाजत देता था। दूसरा, बैटल को देख रहा गू मास्टर अक्सर फेटल अटैक को वक्त पर रोक सकता था। तीसरा, कंपेटिटर्स खुद को कंट्रोल करते आखिरकार वो सब बैटल स्टेज में गुजारा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक दूसरे से अक्सर मिलना पड़ता था। भले ही वो बेनिफिट्स के लिए झगड़ते थे, वो दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं करते थे। फैंग युआन टैंग किंग को मार सका, इसके दो कारण थे। पहला, वो अभी अभी कल्टीवेशन से बाहर आया था और उसकी बैटल इंस्टिंक्ट सुस्त हो गई थी। अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो उसने शुरू से ही अपना डिफेंसिव गू इस्तेमाल किया होता, ऐसी हालत में नहीं पड़ता। दूसरा, फैंग युआन बहुत यंग दिखता था और उसने अपनी कल्टिवेशन छुपाने के लिए ब्रेथ कंसीलमेंट गू का इस्तेमाल किया था, जिससे टैंग किंग रिलैक्स हो गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, फैंग युआन ने एक स्नीक अटैक किया। पहले ब्लो से टैंग किंग को गंभीर चोट लगी और उसके अगले दो अटैक्स बिजली की तरह तेज थे। इससे पहले कि स्टेज का ख्याल रखने वाला गू मास्टर रिएक्ट कर पाता, टैंग किंग पहले ही मर चुका था। बैटल होस्ट कर रहा गू मास्टर तेजी से पास आया, लेकिन जब उसने टैंग किंग का धंसा हुआ चेहरा देखा और उसकी खोपड़ी की दरारों से निकलता दिमाग और खून, उसने उस बचाने की कोशिश छोड़ दी। नौजवान, तुमने हद कर दी, उसने फैंग युआन को घूरते हुए एक नाखुश टोन में कहा। हालांकि बैटल छोटी थी, उसने पूरी चीज ऑब्जर्व की थी। फैंग युआन का सिचुएशन पर कंट्रोल था, वो टैंग किंग पर रहम करके उसकी जान बख्श सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फैंग युआन ने कंधे उचकाए। सिर्फ एक जान ही तो है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? बैटल स्टेज के रूल्स के मुताबिक मैंने यूज मारा तो उसकी सारी चीजें अब मेरी हैं, सही? बैटल स्टेज होस्ट गू मास्टर ने गुस्से से कहा। उसकी सारी चीजें तुम्हारी हैं, लेकिन हमें विन इन्फॉर्मेशन गू वापस लेना होगा। यंग मैन, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, तुम जिंदगी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, ये एक खतरनाक सोच है। मुझे वाकई अफसोस है। वे यांग माफी मांगते हुए पास आया, फिर मुड़ा। मेरा ये छोटा भाई बाहर भटकता रहा है, ये पहली बार है जब वो बैटल स्टेज में पार्टिसिपेट कर रहा है। गू मास्टर ने वे यांग को नहीं पहचाना, अपने चेहरे पर नफरत दिखाते हुए। HMPH, तुम डिमोनिक गू मास्टर्स सब ऐसे ही होते हो, इतना एग्रेसिव नेचर और मारकाट में मजा आता है। खैर, तुम्हें समझाना बेकार है, मुझे अपना विन इन्फॉर्मेशन गू दो। फैंग युआन ने वाइन इन्फॉर्मेशन गू निकला और होस्ट गू मास्टर ने उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन एडिट की और यूज फैंग युआन को वापस कर दिया। फैंग युआन ने गू को इंस्पेक्ट किया और उसका 0 विन्स का रिकॉर्ड 1 हो गया था। उसने फिर टैंग किंग की लाश की तलाशी ली, 4 गू मिले, 3 रैंक 2 और 1 रैंक 1, वो आम गू वॉर्म्स दी। टोटल वैल्यू लगभग 2000 प्राइमेवल स्टोन्स थी। टैंग किंग बहुत अचानक मारा, जिससे उस अपने गू वॉर्म्स को सेल्फ डेटोनेट करने का टाइम नहीं मिला, और वो अभी अभी क्लोज्ड कल्टिवेशन से बाहर आया था। उसके पास सिर्फ 20 से 30 प्राइमेवल स्टोन्स थे। ब्रदर फैंग झेंग, आगे से मारने से बचने की कोशिश करना। जब वो बैटल स्टेज से निकले, वे यांग ने फैंग युआन को सलाह दी। हालांकि बैटल स्टेज में मारने से रोकने के लिए कोई रूल्स नहीं है। वे यांग ने सर हिलाया। हर राउंड में मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भले हाई बैटल जोन बड़ा हो, तुम्हें आखिरकार अपने से ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट से मिलना ही पड़ेगा। हम एक दूसरे से सोचते हो उससे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। आखिरकार हम सब शान क्लैन सिटी में रहते हैं। जब जान बख्शना मुमकिन हो तो रहम दिखाना चाहिए। फैंग युआन ने हल्की सी भावे सिकोड़ी।
लेकिन अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले भी डेमोनिक गू मास्टर्स से मुलाकात की है, बिना एक लफ्ज कहे अटैक कर देते हैं। अगर मैं स्ट्राइक नहीं करूंगा तो मुझ पर हमला होगा। मेरा एक्सपीरियंस मुझे कहता है कि जब मार सको तो मार दो, वरना मैं अपने लिए खतरे पाल रहा हूं, मैं अपने दुश्मनों को मौका नहीं दे सकता। ठीक इसी वजह से मैं आज तक जिंदा हूं। वे यांग के पास कहने के लिए लफ्ज नहीं बचे। यूज अचानक ख्याल आया, क्या ये फैंग युआन बिल्कुल उसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा था जैसा वो पहले था? बेरहम और जंगली, किसी पर भरोसा नहीं, ये सब सिक्योरिटी की कमी की वजह से था। डेमोनिक गू मास्टर्स में सिक्योरिटी की कमी होती थी। वो राइचस गू मास्टर्स से अलग द जिनके पास उनके क्लान्स होते द क्लैंसमैन उनकी मदद के लिए सुरक्षित तरीके से रिसोर्सेस मिलते द ये उन्हें सिक्योरिटी और एक दूसरे पर भरोसा देता था। डेमोनिक गू मास्टर्स ज्यादातर अकेले कल्टिवेटर्स होते द किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, यहां तक कि प्राइमेवल स्टोन्स और फूड भी उन्हें खुद ही हासिल करना पड़ता था। कई बार वो एक वक्त का खाना खाते थे और अगले का पता नहीं होता था, खुद का ख्याल नहीं रख पाते द वो सिर्फ कैसे महसूस कर सकते थे? अपनी सर्वाइवल एंश्योर करने के लिए वो सिर्फ रिस्क ले सकते थे और लोगों पर अटैक करके उन्हें लूट सकते थे। डेमोनिक गू मास्टर्स अक्सर अकेले होते द वो राइचस ग्रुप्स पर अटैक करने की हिम्मत नहीं करते द इसलिए वो सिर्फ दूसरे डेमोनिक गू मास्टर्स पर ही अपने पंजे डाल सकते थे। इस तरह ये एक विशेष साइकिल बन जाता है। डेमोनिक गू मास्टर्स एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, अक्सर देखते ही अटैक कर देते हैं। उन्हें सिक्योरिटी का एहसास नहीं था, इसलिए उनके अटैक्स ज्यादा बेरहम होते थे। वे यांग डेमोनिक से राइचस बना था, उसकी जिंदगी के अनुभव ने यूज दोनों फैक्शंस की गहरी समझ दी थी, किसी भी आम इंसान से ज्यादा। क्यों राइचस फैक्शन फाल्टा फूलता है और डेमोनिक फैक्शन को दबाया जाता है? ये इसी वजह से था। फैंग युआन के बेरहम काम वे यांग के लिए बिल्कुल समझ में आने वाले थे, और क्योंकि वो समझता था, उसका दिल फैंग युआन के लिए दुखा। हालांकि वो रैंक 3 कल्टिवेशन का है और उसके पास बैटल सेंस भी अच्छा है, वो अभी भी एक बच्चा है। हाय, उसके अटैक्स को देखकर मैं बता सकता हूं कि उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं। सोचो, अगर वो अपने ओपोनेंट को छोड़ देता तो क्या ये ज्यादा अजीब नहीं होता? उसने अपने ओपोनेंट को नहीं छोड़ा, बिल्कुल दूसरे डेमोनिक गू मास्टर्स की तरह जो शुरू में बैटल स्टेज में एंटर करते हैं। मैं भी वैसा ही था, नहीं क्या? खैर, वक्त के साथ वो धीरे धीरे बदल जाएगा। ये बदलाव धीरे धीरे और सटल है, मेन यूज जबरदस्ती इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ये सोचते हुए वे यांग ने अपनी सलाह देना बैंड कर दिया और टॉपिक बदलकर पहले की बैटल पर ले आया। लिटिल ब्रदर फैंग झेंग, तुमने पहले कहा था कि तुमने अपने शरीर को मॉडिफाई करने और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कई गू इस्तेमाल किए हैं। तुमने कितने इस्तेमाल किए? जब ब्रदर वे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। मैंने 3 इस्तेमाल किए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बॉर गू, क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू और अभी ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गू जो मैंने अभी खरीदा है। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। ही, ब्लैक एंड व्हाइट बॉर गू ने तुम्हें 2 सुअरों की ताकत दी, क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू ने तुम्हें एक क्रोकोडाइल की ताकत दी। लेकिन भाई, क्या तुमने कभी सोचा है, अगर एक सुअर तुम पर हमला करे तो तुम्हें क्या चोट लगेगी? वे यांग ने एक समझने वाले टोन में कहा। फैंग युआन वे यांग के इरादे जानता था, इसलिए उसने कोऑपरेट किया, कहते हुए, अगर वो डिफेंड ना करे तो एक इंसान का शरीर एक जंगली सुअर का वार कैसे सह सकता है? उसका पेट फट जाएगा और मंजर भयानक होगा। वे यांग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो अगर तुम उस इंसान का सर एक क्रोकोडाइल के मुंह में रख दो और क्रोकोडाइल काट ले तो क्या होगा? सर तरबूज की तरह फट जाएगा, फैंग युआन ने जवाब दिया। वे यांग ने आगे पूछा, तुम्हारे पास 2 सुअरों, एक क्रोकोडाइल और अपनी खुद की ताकत है। तुम्हारे पहले पंच ने उसकी छाती में सिर्फ एक गड्ढा बनाया और कुछ पसलियां तोड़ी। तुम्हारा तीसरा पंच उसके चेहरे पर पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ उसकी खोपड़ी को क्रैक किया। इससे क्या पता चलता है? लेकिन इससे पहले कि फैंग युआन जवाब देता, वो आगे बोला, पंचेज और किक्स एक इंसान के शरीर में मौजूद ताकत का सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि तुम्हारे पास 2 सुअरों और एक क्रोकोडाइल की ताकत है, तुम उसका कितना % इस्तेमाल कर सकते हो? स्ट्रेंथ पाथ की सबसे बड़ी कमजोरी यही है। एक इंसान की ताकत एक बड़े से मटके की तरह है, पानी से भरा हुआ, लेकिन जब तुम लड़ते हो तो तुम यूएस पानी का सिर्फ एक हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट बॉर गू, क्रोकोडाइल स्ट्रेंथ गू, ब्राउन बेयर अनेट स्ट्रेंथ गू, ये सब परमानेंटली स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये महंगे गू हैं। तुमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, फिर भी तुम्हें सिर्फ एक हिस्सा हाई रिजल्ट मिला, कभी कभी तो 10% भी नहीं।
अगर तुम अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो तुम्हें कहीं ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता। अच्छा, तो ब्रदर वे ये सब मुझे स्ट्रेंथ पथ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उस आखिरकार समझ आ गया हो कि क्या हो रहा है। मेन यह लॉजिक समझता हूं, इंसान के शरीर का स्ट्रक्चर जंगली जानवरों से अलग होता है, हम उनकी असली ताकत को मुश्किल से ही दिखा पाते हैं। लेकिन गू का इस्तेमाल भी उनके साथ एक होने पर डिपेंड करता है। मैंने सुना है कि कई स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स बीस्ट फैंटम को इनलीश करने में कामयाब हुए, गू वर्म की पूरी पावर दिखाते हुए। ही, ऐसी चीज जरूर है। जब मेन बैटल स्टेज में था, मैं कई स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स से मिला। जैसे जैसे गू में उनकी महारत बढ़ती है, कभी कभी बैटल में बीस्ट फैंटम दिखता है और वो गू की पूरी स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन तुम नहीं जानते, ऐसा होने की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा अटैक मेथड बहुत रिजिड होता है। सिर्फ एक स्पेसिफिक अटैक स्टाइल इस्तेमाल करने पर हाई बीस्ट फैंटम को बुलाया जा सकता है, इससे बचना आसान होता है। वे यांग ने मेहनत से सलाह देना जारी रखा। फैंग युआन ने एक पल के लिए सोचा, उसने ऐसी ही सोचा था, लेकिन इसी वजह से यूज वो लेजेंडरी गू चाहिए था। उसके मुंह से जो निकला वो था, ब्रदर वे, मैं आपकी चिंता की कदर करता हूं, लेकिन स्ट्रेंथ पथ मेरी चॉइस है, मैं इसे आखिर तक देखना चाहता हूं। हाय, तो फिर आगे बढ़ो। वे यांग ने आह भरी, फैंग युआन को इतना जिद्दी देखकर वो उस मजबूर नहीं कर सकता था। शुक्र है, फैंग युआन पहले हाई बैटल स्टेज में ज्वाइन हो चुका था। वे यांग ने सोचा, आगे जो होगा उससे फैंग युआन का मन बदल जाना चाहिए। फैंग युआन को शानक्लैन सिटी में कुछ और साल रहना था, अभी बहुत टाइम बाकी था। वे यांग जल्दबाजी में नहीं था। जल्द ही आधा महीना बीत गया। गैम्बलिंग दी में शॉपकीपर कमर झुकाए फैंग युआन के पास मुस्कुराते हुए खड़ा था। ब्रदर वे, कुछ पत्थर चुनकर खेलना चाहते हो? शायद कुछ अच्छा मिल जाए। मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देता हूं, फैंग युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वे यांग फैंग युआन के पास खड़ा था, सर हिलाते हुए। आज वो दिन है जब टांग जोंग तुम्हें जबरदस्ती चैलेंज करेगा। सोचो तो, जो टैंग किंग तुमने मारा वो उसका भाई था। फैंग झेंग, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। बदला लेने के लिए टैंग जोंग जानबूझकर फोर्थ इनर सिटी से फिफ्थ में गिरा है। उसकी थोड़ी फेम है, वो 3 भालुओं की ताकत इस्तेमाल कर सकता है। वो बदले की आग में आ रहा है। हालांकि उसने ऐसा कहा, वो चिंतित नहीं था, बल्कि चुपके से इसका इंतजार कर रहा था। इन दिनों फैंग युआन ने एक और मैच जीता था, इसलिए ये उसका तीसरा मैच होगा। वे यांग उम्मीद कर रहा था कि ये टैंग जोंग फैंग युआन को जागा देगा और यूज स्ट्रेंथ पाथ छोड़ने पर मजबूर करेगा, एक अलग स्टाइल अपनाने के लिए। जब आएगा तब देख लेंगे, चिंता करने की क्या बात है। अगर ब्रदर वे नहीं चुनेंगे तो मैं चुनूंगा। मैंने पहले ही कुछ अच्छे पत्थर देख लिए हैं। फैंग युआन की ईद चमक उठी जब उसने कुछ गैम्बलिंग रॉक्स चुने। शॉपकीपर ने अपने क्लर्क्स को ध्यान से गैम्बलिंग रॉक्स चुनने और उन्हें बाहर लाने का निर्देश दिया। फैंग युआन ने कहा, काउंटर के एक पैर की तरफ इशारा करते हुए। ये पत्थर जो पैर को सपोर्ट कर रहा है, लगता है ये एक स्टेलर स्टोन है। शॉपकीपर हैरान रह गया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, हुजूर की ईंट वाकई कमाल की हैं। ये पत्थर मैंने कुछ साल पहले यहां रखा था। काउंटर का पैर एक गैम्बलर के लात मारने से खराब हो गया था, तो मैंने एक चकोर स्टेलर स्टोन उठाया और यूज गैप भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया। फैंग युआन ने भावे सिकोड़ी, पत्थर गैम्बलिंग के लिए होते हैं, तुम उन्हें ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम सच में पत्थर के पोटेंशियल को दबा रहे हो। आज मेरे आखिरी पीस के लिए मैं वही चुनूंगा। जी, हुजूर बिल्कुल सही कह रहे हैं। शॉपकीपर ने तेजी से सर हिलाया, लेकिन अपने मन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टेलर स्टोन का ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, एरो या शूटिंग स्टार शेप्ड वाले सबसे अच्छे होते थे। ये पत्थर साफ तौर पर एक बेकार था। जब ये काउंटर पर था तो किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा, इसलिए शॉपकीपर ने यूज काउंटर को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। क्लार्क्स ने मिलकर काम किया, स्टेलर स्टोन को काउंटर के पैर से बाहर निकला, फिर उस दूसरे पत्थरों के साथ रखकर डाइसेक्शन के लिए भेजे दिया। डाइसेक्शन काउंटर पर कुछ यंग डाइसेक्शन मास्टर्स एक आधे उम्र के गू मास्टर के लिए पत्थर खोल रहे थे, ध्यान से और धीरे धीरे। वे यांग फैंग युआन के रॉक गैम्बलिंग को पसंद नहीं करता था। यूज ये पत्थर चुनते देख उसने चुपके से सर हिलाया। भले ही वो एक गैम्बलर नहीं था, वो ग्रेड्स की इंपॉर्टेंस जानता था। फैंग युआन का आखिरी पत्थर बिल्कुल रैंडमली चुना गया था, यहां तक कि वो भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फैंग युआन पिछले कुछ दिनों से गैम्बलिंग डे में टाइम बिता रहा था, प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर रहा था,
लेकिन उस इससे ज्यादा कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिले। कभी कभी उस कुछ गू मिल जाते थे, लेकिन वो रैंक 1 या 2 के होते थे या फिर सिर्फ लाशें। वे यांग के दिल में फैंग युआन सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहा था, लेकिन उसने इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। फैंग युआन के पास जितने कम प्राइमेवल स्टोन्स होंगे, उतना हाई यूज शैंग क्लैन पर डिपेंड करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा था जो वो देखना चाहता था। फैंग युआन अपने दिल में एक्साइटेड था, लेकिन उसने एक शांत एक्सप्रेशन बनाए रखा, उम्मीद से डाइसेक्शन काउंटर को घूरते हुए। इन दिनों वो गैम्बलिंग डेंस में घूम रहा था, जानबूझकर कुछ खराब पत्थर चुन रहा था ताकि एक इंप्रेशन बने। हालांकि उसने खुद को कंट्रोल किया था और सिर्फ छोटा मोटा खेला था। गैम्बलिंग रॉक्स एक ना खत्म होने वाले गड्ढे की तरह थे। 1 महीने से भी कम समय में उसने 1 लाख से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स हार दिए थे। लेकिन यूएस लेजेंडरी गू के बारे में सोचते हुए जो उस मिलने वाला था, सिर्फ 1 लाख नहीं, 5 लाख भी इसके लायक थे। हालांकि ये लेजेंडरी गू रैंक 3 का था, इसका इफेक्ट कमाल का था और ये लगभग विलुप्त हो चुका था। बहुत ज्यादा चांसेस दी कि ये दुनिया में आखिरी था। वे यांग ने भावे से कोड़ी, टाइम का ध्यान रखो, तुम्हें बाद में बैटल स्टेज के लिए जल्दी करनी है। शॉपकीपर, क्या डाइसेक्शन जल्दी हो सकता है? ऑफ कोर्स। शॉपकीपर ने वे यांग को एक्सटर्नल क्लैन एल्डर के रूप में पहचाना और जल्दी से सर हिलाया। वो डाइसेक्शन काउंटर की तरफ दौड़ा, हाथ हिलाते हुए, यंग डाइसेक्शन मास्टर्स से कहते हुए, जाओ जाओ जाओ। उसने अन डाइसेक्शन मास्टर्स को एक तरफ भेजे दिया। मेरे पत्थर, आधे उम्र के गू मास्टर ने चिल्लाया। रॉक डाइसेक्टिंग एक एहतियात वाला प्रोसेस था। एक बार जब उन्हें इंटरप्ट किया गया, यंग डाइसेक्शन मास्टर्स घबरा गए और कुछ पत्थर नाश्त हो गए। ली रैन, चिल्लाना बैंड करो, हम तुम्हें तुम्हारे प्राइमेवल स्टोन्स वापस कर देंगे। शॉपकीपर ने चिल्लाया। बिखरी दाढ़ी वाले आधे उम्र के गू मास्टर ने इर्ल फैला कर देखा, गुस्से से कहते हुए, अगर अंदर एक गू होता तो? शॉपकीपर ने तुच्छता से हंसा, आधे उम्र के गू मास्टर की तरफ हाथ हिलाते हुए, छोड़ो भी ली रैन, तुम इतने सालों से गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम सिर्फ लो ग्रेड रॉक्स चुनते हो, तुम्हें कभी कुछ अच्छा मिला है? हंगामा करना बैंड करो, वरना तुम अपना कंपनसेशन भी खो दोगे। ठू, इतनी बड़ी दुकान कस्टमर्स को दबा रही है, तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो, एक दिन मैं जिंदगी में बड़ा बनूंगा। आधे उम्र के गू मास्टर ने बड़बड़ाया, उसका टोन गुस्से वाला था, लेकिन उसने हंगामा करना जारी नहीं रखा। ली रैन, इस नाम ने फैंग युआन को एक खास याद दिलाई। वो एक अजीब एक्सप्रेशन दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। ये ली रैन वही आदमी था जिसे लेजेंडरी गू मिला था। ऑफ कोर्स, उनका नाम सेम हो सकता था, लेकिन चाहे जो भी हो, ली रैन का सक्सेस का एक मौका फैंग युआन ने छीन लिया था। पांचों ओल्ड मास्टर्स ने स्टेज संभाला, रॉक्स को डाइसेक्ट करना शुरू कर दिया। यंगर मास्टर्स के पास कहने के लिए लफ्ज नहीं थे। यह सीनियर्स हर तरह के फ्लैशी मेथड्स इस्तेमाल कर रहे थे। कई पत्थर डाइसेक्ट करना आसान थे, सिर्फ थोड़े से प्राइमेवल एसेंस की जरूरत थी, लेकिन उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी और उनका प्राइमेवल एसेंस बहुत खर्च होता था। कई स्टेप्स सिर्फ सक्सेस रेट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। 10 से ज्यादा पत्थर, जिसमें स्क्रैप ग्रेड, लो ग्रेड और मिडिल ग्रेड शामिल थे, जल्दी से खोले गए। एक गू है, स्वॉर्ड शैडो गू। रैंक 3 स्वॉर्ड शैडो गू बहुत रेयर है। एक जिंदा गू, ये जरूर जिंदा है, मुबारक हो हुजूर। ओल्ड मास्टर्स ने फैंग युआन की तरफ हाथ जोड़े, आ भरते हुए। फैंग युआन इन दिनों गैम्बलिंग कर रहा था, लेकिन उस कोई रिवॉर्ड्स नहीं माइल थे। इससे ये ओल्ड मास्टर्स बेचैन महसूस कर रहे थे। शॉपकीपर दौड़कर आया, खुश दिखते हुए, हुजूर, आपने बहुत कमाया। स्वॉर्ड शैडो गू को 32,000 प्राइमेवल स्टोन्स में बेचा जा सकता है, लेकिन आपने सिर्फ 8,000 खर्च किए। आसपास के लोग फैंग युआन से जल रहे थे और वो ली रैन तो मुंह बनाकर जलकर बोला, HMPH, बस किस्मत अच्छी थी। ये अच्छा है भाई, स्वॉर्ड शैडो गू मेरे ब्रॉडसॉर्ड लाइट गू के लेवल का है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इसे बेचो नहीं बल्कि खुद इस्तेमाल करो। वे यांग ने बढ़ाई दी। ही, अंधेरे में रोशनी की किरण, मैंने कहा था मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है। फैंग युआन हंसा, ब्रदर वे, आज के मैच के बाद मैं तुम्हें ड्रिंक पर ले जाऊंगा, चलो सेलिब्रेट करते हैं। वे यांग ने सर हिलाया, माना नहीं किया। यूज नहीं पता था कि हालांकि फैंग युआन बाहर से खुश था, उसका दिल इस वक्त पूरी तरह से शॉक में था। स्वॉर्ड शैडो गू एक एक्सीडेंट था, ये उसका मकसद नहीं था। वो स्टेलर स्टोन जो काउंटर को सपोर्ट कर रहा था, उसके अंदर डाइसेक्ट करने के बाद कोई गू नहीं था, वो एक बेकार पत्थर था। ये कैसे हो सकता है? वो लेजेंडरी गू कहाँ है? फौरन फैंग युआन के दिमाग में सवाल घूमने लगे, जबकि उसका दिल बेचैन हो गया।
उसके दिमाग में कई शक पैदा हो गए। ये कैसे हो सकता है? क्या वो लेजेंडरी गू इस स्टेलर स्टोन में नहीं छिपा था? अगर ये पत्थर नहीं है तो वो कहाँ हो सकता है? या शायद ये वो पत्थर नहीं था, या ये गैम्बलिंग दे नहीं था, या शायद अफवाहें झूठी थीं। या बस लेजेंडरी गू को कहाँ ढूंढने जाऊं? चीजें फैंग युआन की उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो गई थीं। जिस गू को वो आसानी से मिलने वाला समझ रहा था, वो गायब हो गया था, और जो स्वॉर्ड शैडो गू यूज किस्मत से मिला था, वो इन दिनों हुए नुकसान की भरपाई के लिए काफी नहीं था। अगर कोई लेजेंडरी गू नहीं है तो मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। डैम इट, ये कैसे हो सकता है? अफवाहों में गलती हो सकती है, लेकिन अफवाहें दूर तक फैलती हैं, उसका कोई ना कोई बेसिस तो होगा। खासकर जब ये डिटेल इतनी स्पेसिफिक थी, अफवाहों से कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन फिर ये क्यों? फैंग युआन ने चुपके से अपने दांत पीसे। इस लेजेंडरी गू के बिना उसकी स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेशन धूम बनकर उठ जाएगी। क्या मुझे वाकई अपना कल्टिवेशन डायरेक्शन बदलना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो थ्री किंग्स इनहेरिटेंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रॉक डाइसेक्शन के रिजल्ट ने फैंग युआन के प्लान्स पर बहुत बड़ा असर डाला, लेकिन उस नहीं पता था कि प्रॉब्लम क्या थी या क्या गलत हुआ था। अफवाहों पर एक गहरे रहस्यमय कोहरे का पर्दा पड़ा हुआ था। टाइम हो गया है, हमें बैटल स्टेज की तरफ चलना चाहिए। इस वक्त वे यांग ने याद दिलाया। चैप्टर एंड।